नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज दो पहलवानों ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वो अनौपचारिक तौर पर लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। वो आज औपचारिकता उन्होंने पूरी कर दी जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हालांकि 2-3 दिन पहले उनकी राहुल गांधी से पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। उसी दिन ये क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि ये दोनों कांग्रेस में आने वाले हैं। हालांकि ये मामला पहले से ही क्लियर था जब पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था, तभी इनको लेकर के, इसलिए कि इनके आंदोलन में बहुत सारे लूप होल्स थे जिसकी बात की जाती थी। तभी ये लग रहा था कि ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और ये चुनावी सारी इनकी गतिविधि के पीछे चुनावी योजना ज़्यादा है। अब कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को क्यों लेकर के आई? कांग्रेस की कोशिश ये है कि इनके कारण शायद कांग्रेस को किसानों का वोट और जाटों का वोट मिल जाए, क्योंकि जाट हरियाणा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लगभग 22 से 25% के बीच उनकी पॉपुलेशन है और मजबूत लोग हैं, खेतीहर हैं, अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत हैं। इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि शायद बजरंग पुनिया के आने से, विनेश फोगाट के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात ये है कि एक ये मैसेज भी जाएगा कि सरकार जो है वो पहलवानों के साथ नहीं है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है उसका एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है, उसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि जो बीजेपी लगातार शुरू से कह रही थी कि ये जो पहलवानों का विरोध प्रदर्शन है, यहाँ तक कि किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के भी इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि ये सारे के सारे जो आंदोलन हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल हैं और इसके पीछे कांग्रेस की भूमिका है। तो वो एक आज स्पष्ट हो गया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आंदोलन के पीछे पूरी तरह से कांग्रेस थी। वो कांग्रेस हर तरह से उनको समर्थन कर रही थी और वो भी चुनाव के आसपास इस तरह का समर्थन किया जाना जिससे चुनाव में नुकसान हो, और चुनाव में नुकसान हुआ और कांग्रेस को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन कांग्रेस को उसका आशातीत फ़ायदा नहीं हुआ जो जितना उम्मीद कर रही थी। उनको लग रहा था ये सब करके उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी आप कह लीजिए हुआ, लेकिन वो इतना फ़ायदा नहीं हो पाया। बीजेपी ने दूसरी जगहों से गेन कर लिया कि इतना फ़ायदा नहीं हो पाया कि वो सरकार बदल पाने की स्थिति में रहे। लेकिन ये जो अभी बदलने का समय है वो शायद कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। वो कैसे उल्टा पड़ेगा इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से कांग्रेस इसके पीछे रही है। एक तो ये कि आंदोलन के समय सबको मालूम था कि दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा से लोकसभा सांसद हैं वो इस पूरे मामले में विनेश फोगाट और सबके पीछे थे। वो लगातार मुलाकात रहते थे। उसके बाद जब ये पेरिस ओलंपिक में गई, जब वहाँ से मेडल इनको नहीं मिला, 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई, तो उनको स्वागत करने के लिए और एक जुलूस जैसा निकालने के लिए तो दीपेंद्र हुड्डा ने उसका वो उनके साथ साथ नज़र आए। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इनको राज्यसभा भेजे जाने की बात कही जा रही है कि इनको राज्यसभा भेज देना चाहिए था। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते विनेश फोगाट जा कर के शंभू बॉर्डर पर विरोध करने वाले किसानों से मिल कर के आई। तो ये सारा का सारा मसला जो था वो सीधे सीधे
कांग्रेस प्रायोजित लग रहा था और वो अब साबित होता हुआ भी लग रहा है कि सारा कांग्रेस प्रायोजित था। तो ये जब बात समझ में आएगी कि ये सारा का सारा कांग्रेस प्रायोजित था और विनेश फोगाट और बजरंग दल कांग्रेस के हाथ में के कठपुतली थे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग इनसे दूरी बनाएगा जो कांग्रेस के इन जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों से परिचित है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनावी कितना फ़ायदा दे पाएगा। मैंने जैसा पहले कहा कि लगभग 22 से 25% के आसपास जाट वोटर्स हैं हरियाणा में। अब हरियाणा में 4 प्रमुख राजनीतिक घटक कह लीजिए या अलायंस जैसा मान लीजिए, वो चुनावी मैदान में है। पहला जो सबसे बड़ा है उसको मान के, मतलब पहला जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको मान लीजिए बीजेपी। अभी बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, अकेले चुनाव लड़ रही है और नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। दूसरा कांग्रेस, जहां बागडोर सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, जाट नेता हैं, और ये जो पहलवानों वाला या किसानों वाला या बाकी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको बैकडोर से दीपेंद्र हुड्डा, उनके पुत्र जो हैं, वो हैंडल कर रहे हैं। तीसरा घटक दल है INLD का, जिसका अलायंस बहुजन समाज पार्टी से हुआ है। तो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन यहाँ है। तीसरा जननायक जनता पार्टी है। तो वो दुष्यंत चौटाला का अलायंस जो है वो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। यहाँ भी जाट और दलित का कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर इसको तीनों, इन चारों को देखें, सबसे पहले कांग्रेस से बात करते हैं। कांग्रेस जो जनता जो जिसका नेतृत्व एक जाट के पास है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, और वो जाटों के वोट की दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पुत्र दीपेंद्र लोकसभा चुनाव इस बार जीत के आए हैं, पिछला चुनाव वो हार गए थे। तो उनके पास रणदीप सिंह हुड्डा हैं, लेकिन वहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, RS सुरजेवाला, वो राज्यसभा के MP हैं, लेकिन वो विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा जो लोकसभा MP हैं, उन्होंने भी इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी दावेदारी हो गई। दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि जो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली INLD, उसके जो चौटाला उनका परिवार जो है वो भी जाट वोटों पर दावा कर रहा है। दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी का अलायंस थी और उप मुख्यमंत्री थे इनके खट्टर सरकार में, मनोहर लाल खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो उनका भी जाट वोटों पर दावा है, जाट वोटर्स और दलित वोटर्स का दावा है। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा वो कांग्रेस के लिए दलित वोटर्स को अपनी तरफ खींच के गए। तो ये एक जाट दलित करके 3 बड़े संगठन हैं जो एक ही तरह के वोट बैंकों पर फोकस किए हुए हैं। अब दलित वोटर भी है, जिसको शेड्यूल कास्ट वोटर कहिए, वो भी लगभग 19 से 20% है हरियाणा में। तो कुल मिलाकर के ये लगभग 54-55% की बात हो जाती है। लेकिन क्या बीजेपी को जाट पूरी तरह से नकार देंगे? उनके पास एक भी वोट उनके पास नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि एक तो उनके पास अपना डॉक्टर अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु के रूप में जाट नेता है, जो बड़े नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। उसके अलावा अभी किरण चौधरी जो एक और पुराने पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से हैं, उन्होंने अपनी पुत्री सहित ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, और किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है। श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी के पास भी अपने जाट नेता हैं। बीजेपी के पास दलित के नाम पर पुराने जो नेता हैं, उसके अलावा अशोक तंवर जो पुराने कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं, वो अभी भाजपा के साथ है, और वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए कैंपेन करेंगे और हो सकता है चुनाव में भी उनको कहीं न कहीं से मैदान में उतारा जाए।
लेकिन इन सब के बीच एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने मतलब उसमें कह लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने यूनिलैटरली अलायंस कर लिया है आम आदमी पार्टी के साथ। तो वो सिर्फ इसलिए कि ये जो जाट और दलित का मैसेज जा रहा था उसके कारण बाकी जातियां कांग्रेस से खिसक रही थी। अब ये जो दो बड़े हैं, चाहे आईएनएलडी की बात करें या जेजेपी की बात करें, ये एक पॉकेट की पार्टियां हैं, एक आध जिले की पार्टी, एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है। लेकिन कांग्रेस का और भाजपा का प्रभाव पूरे प्रदेश में है। तो ये कोशिश है कि बाकी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करें और इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए। पिछला चुनाव भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा वाला किया था, कुरुक्षेत्र वाली सीट पर, जिंदल जहाँ से नवीन जिंदल जीत के आए हैं वहाँ पर उन्होंने सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा था, जो चुनाव हार गए। अब ये स्थिति है। तो जब जाट और दलित वोटर भी बीजेपी का अपना फिक्स है और जाट वोटर्स ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी जातियां हैं वो इन सब के चक्कर में पूरी की पूरी भाजपा की तरफ आ सकती है। उनके पास पंजाबी वोटर है, उनके पास और भी बहुत सारे वोटर हैं। तो ये जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा ना हो कि जब चुनावी चौसर बिछ गया है उस समय दो चीज़ हुआ। एक तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होगी इन दोनों पहलवानों की, जो पहले से ही नहीं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी खिलाड़ी सामान्य स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप किसी एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तब आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। असलम शेर खां की बात कर लीजिए, वो कांग्रेस में रहे हैं। गौतम गंभीर बीजेपी से चुनाव जीत के आए हैं। दिलीप तिर्की उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ हैं। और ऐसे लंबी सूची है खिलाड़ियों की जो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल से जुड़ने के लिए दूसरे राजनीतिक दल को राजनीतिक के तौर पर नहीं बल्कि खिलाड़ी के तौर पर इमोशनल कार्ड खेल के महिला के नाम पर, जाट के नाम पर, किसान के नाम पर अगर आप डैमेज करने की कोशिश करते हैं, तो जब आपका जो अगला कदम होता है वो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करता है और उस राजनीतिक दल पर भी प्रश्न चिन्ह करता है। इन बातों का जवाब देना अब आने वाले दिनों में शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस लड़ाई के लिए पूरे देश से समर्थन मिलने की बात ये लोग दावा कर रहे थे, उस लड़ाई के साथ भी समझौता हो गया है। उस पूरी लड़ाई को अब कांग्रेसी लड़ाई लोग समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात विनेश और बजरंग पुनिया ने किया है इस पूरे आंदोलन के साथ, और ये उनके लिए आगे क्या इसके परिणाम होंगे चुनावी, उसमें ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बता दूं, गीता फोगाट इनकी जो चचेरी बहन है विनेश की, पिछला चुनाव वो लड़ी थी और जाट सेंटिमेंट बावजूद इसके कि कोई भी विवाद नहीं था फिर भी वो अपना चुनाव जीत नहीं पाई। तो अगर इस मुगालते में ये दोनों ने पहलवान हैं कि वो जंतर मंतर से पहलवानी शुरू करके और वो हरियाणा के दंगल में सफल होंगे, तो ये एक बड़ा भ्रम है। खैर, अब इसके परिणाम क्या होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।